बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ओपिनियन बिहार में आने का मौका दिया। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल क्यों है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये समय के साथ गड़बड़ाती गई, जो बहुत ही व्यवस्था धीरे 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 बीच में, जबकि और काफ़ी यहाँ ख़राब हो गई थी। दीपक ठाकुर क्या सोचते हैं बिहार में अफसरशाही कितना बढ़ चुका है? अफसरशाही मैं नहीं कहूँगा कि बढ़ चुकी है। सर हाँ, बहुत सारे मंत्री परेशान हैं कि ऑफिसर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। अच्छा, नई सरकार बनी है, समन्वय होने में थोड़ा समय तो लगता है। लोग कहते थे कि यह महंगाई है और महंगाई डायन खा रही है, और जब बीजेपी सरकार में है तो जब यह 110 और 120 रुपए होने जो हो रहे हैं, तो फिर दीपक ठाकुर क्या सोचते हैं क्यों बढ़ रहे हैं यह दाम? देखिए, पेट्रोल डीज़ल के जो दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से बहुत ही प्रभावित रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। सर आप भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रह चुके हैं, गुजरात प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। तो इस संदर्भ में हम ये पूछना चाहेंगे कि किसान बिल जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, उसके बावजूद जो किसान है देश भर में इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, विरोध क्यों कर रहे थे इस बिल का? देखिए, जो विरोध है ये सीमित है कुछ ही क्षेत्रों के किसानों द्वारा। बिहार में आपने कोई विरोध देखा, यूपी में कोई विरोध देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहीं तक सीमित है। ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। अभी मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता, मोटिवेशनल स्पीकर, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के बड़े पुत्र दीपक ठाकुर मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ओपिनियन बिहार में आने का मौका दिया। जी सर, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कल सरकार ने अपना पक्ष राज्यसभा में रखा कि ऑक्सीजन के कमी की वजह से देश भर में कोई भी मौत नहीं हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है? जहाँ तक मुझे पता है, आपको मैं निजी तौर पे भी जानता हूँ, आपने दिन रात एक करके लोगों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की व्यवस्था करने में आप लगे रहे हैं। उसके बावजूद सरकार द्वारा यह वक्तव्य कैसा है, मतलब आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, ये विपदा अचानक आई और बहुत ज़ोरों से आई। शायद सरकारें उस तरह से तैयार नहीं थी इस मैग्नीट्यूड में। और तो शुरू में तो ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, ये परेशानी थी हर जगह। धीरे धीरे सुविधा आती गई और इसमें लंग्स तो प्रभावित होता ही है, ये तो सब सर्वविदित है। तो जो आंकड़े राज्य सरकार भेजेंगी उसी के अनुसार से ये जवाब आया होगा, मेरा यह मानना है। लेकिन परेशानी हुई और उसको देखते हुए और तीसरी लहर की जो आशंका है, उस लिहाज से ऑक्सीजन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है हर राज्य के द्वारा, और केंद्र का सहयोग भी इसमें पूरा मिल रहा है। सर आप भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रह चुके हैं, गुजरात प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। तो इस संदर्भ में हम ये पूछना चाहेंगे कि किसान बिल जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, उसके बावजूद जो किसान है देश भर में इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, विरोध क्यों कर रहे थे इस बिल का? देखिए, जो विरोध है ये सीमित है कुछ ही क्षेत्रों के किसानों द्वारा। बिहार में आपने कोई विरोध देखा, यूपी में कोई विरोध देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहीं तक सीमित है। देश के किसान को बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है। जब से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, एक दबाव आ गया है अब खरीदने वालों को भी। बीच में से जो व्यापारी आकर के किसानों को दबाया करते थे और उन्हें बहुत ही कम दाम मिलता था उनके उत्पाद का, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। ये सारे विरोध का कारण वही है। अब तो ये बात आती थी उठ करके कि बिहार का अनाज, यूपी का अनाज खरीद कम दामों में खरीद करके और निकाला जाता था दूसरे पंजाब, हरियाणा की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। इस चीज़ पर रोक लग रही है, सारा विरोध का कारण वही है, वरना यह किसानों के हित में है किसान बिल। सर तो क्या आपको लगता है किसानों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, मेरा तो मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है
भारतवर्ष में जब भी कोई बाहरी आक्रमण हुआ है तो वो क्षेत्र वही हिंदू कुश वाला इलाका है जहाँ से पंजाब और हरियाणा है। ये वर्षों से भारत का इतिहास रहा है। उस इलाके को आप कमज़ोर करके भारतवर्ष को कमज़ोर करते हैं। पहले ड्रग्स के थ्रू पंजाब जैसे जगह जहाँ से हमारी सेना में अधिकांश लोग जाते हैं, सेना को मजबूती प्रदान करते हैं, लोग भी हट्टे कट्टे होते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा उन्होंने हमेशा की है। आज वहाँ ड्रग्स का कारोबार ला करके पहले उस इलाके को कमज़ोर किया गया, शारीरिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है, आर्थिक रूप से। और अब किसान, चूँकि पंजाब हरियाणा हमारे यहाँ हरित क्रांति का एक आधार रहा है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, अब उस इलाके को आप कमज़ोर कर दो, वहाँ के किसान को ही डिस्टर्ब कर दो, कुछ दिन भ्रमित रखो, उसी में उलझा रह जाए वो। कहाँ बिहार के किसान को फुर्सत है कि वो आंदोलन करे और जाए? वो तो प्रसन्न है कि पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य मिल रहा है उसे अपनी लागत का। दीपक ठाकुर क्या सोचते हैं, पेट्रोल और डीजल का जो रेट है, पहले जब कांग्रेस सरकार में थी 60 रुपए थे, तो आप लोग कहते थे कि यह महंगाई है और महंगाई डायन खा रही है, और जब बीजेपी सरकार में है तो जब यह 110 और 120 रुपए हो रहे हैं, तो फिर दीपक ठाकुर क्या सोचते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं यह दाम? देखिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से बहुत ही प्रभावित रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब इसीलिए इस जो आधारित रहना का जो ये प्रवृत्ति इतने साल से है, उसको तोड़ने के लिए, अधिकाधिक इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए और ग्रीन फ्यूल लाने के लिए, वैकल्पिक ऊर्जा के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है। ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन एनर्जी, इस तरह की चीज़ों को ला करके पेट्रोल डीजल इन सब का विकल्प शुरू किया जा रहा है। इस क्षेत्र में हम लोगों ने भी बहुत काम किया है और अभी भी आकर कई जगह प्रेजेंटेशन दे करके आ रहे किस हैं। तरह का काम कर रहे हैं सर? वैकल्पिक ऊर्जा, अच्छा। ये पेट्रोल और डीजल पर पूरी तरह आश्रित आदमी रहा है, उसके जगह पर हाइड्रोजन एनर्जी आती है, सोलर आती है, तरह तरह के अन्य ऊर्जा के स्रोत आते हैं। तो इन सब पर काम हो रहा है। और ये जब ये डिपेंडेंस घट जाएगा पेट्रोल डीजल पर, आप देखेंगे अचानक उसका दाम तो खुद भी गिरना ही है। ये तो बात हो गई पेट्रोल डीजल की, बाकी चीज़ें भी महंगी होते जा रहे हैं, चाहे वो बात करें सब्जी या फिर फल फूल, इसका क्या वजह है? देखिए, अभी भी ट्रांसपोर्टेशन का ये माध्यम मुख्यतः पेट्रोल डीजल ही है इस देश में। तो चीज़ें आने में जब उसका ये लागत बढ़ जाती है तो कुछ तो प्रभाव आएगा ही। लेकिन हमारी इस साल का मानसून भी बढ़िया हुआ है, हम सब अपेक्षा करते हैं। और आप कहेंगे, एक चीज़ देखेंगे, इस देश में अन्न की कमी नहीं हुई। ये दोनों कोरोना 1, कोरोना 2 के पीरियड में अन्न की कमी नहीं हुई। और किसान जो इस देश की धरोहर हैं, उन्होंने इस देश को बचा के रखा, भोजन की कमी नहीं होने दी। पिछले कोरोना में दाम उतने नहीं बढ़े थे, अभी थोड़ा प्रभावित हुआ है, मैं मानता हूँ। दीपक ठाकुर क्या सोचते हैं, बिहार में अफसरशाही कितना बढ़ चुका है? अफसरशाही मैं नहीं कहूँगा कि बढ़ चुकी है। सर बहुत सारे मंत्री परेशान हैं कि ऑफिसर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। अच्छा, नई सरकार बनी है, समन्वय होने में थोड़ा समय तो लगता है। कहीं उन्हें भी लग रहा होगा, बाद में तो वो लोग अपनी बात से वापस भी आ गए। 1-2 दिन का हंगामा हुआ, जो भी अखबारों में आया था, उसके बाद तो उन लोगों ने भी कहा कि सब ठीक है। अफसर से समन्वय करके तो काम करना अच्छा रहता है। और बिहार अलग अलग क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो अन्यथा दिखती नहीं थी बिहार में। सारा विकास केंद्रित पटना ही तक रहता था। आपने बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों पे कार्य किया है, आगे राजनीति में कहाँ तक जाने का सोचा है सर आपने? जो सामाजिक मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे, अपना काम करते ही रहेंगे। कुछ वो कृषि हो, शिक्षा हो और उद्योग भी बिहार में आने चाहिए। देखिए, चीज़ें हैं यहाँ पे जो की जा सकती हैं। मैंने देखा है यहाँ पर लोग अब नई नई तरह की बात कर रहे हैं। वैशाली में एक एग्रीकल्चर बेस्ड संस्था है, कृषि बेस्ड संस्था है। वो जब कोका कोला जैसी कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी टाई अप कर रही है, कहीं कोई
टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, जहाँ की समस्तीपुर जैसे इलाके में उत्पन्न की हुई हल्दी का टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से जब जांच की गई तो उसमें हल्दी का कॉन्क्यूमाइन कंटेंट जो था वो पाया गया कि टाटा की हल्दी से भी बेहतर है। और इसका पुष्टिकरण आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया तक में हुआ। ये नहीं कि ये केवल अंदरूनी घर की ही बात थी कि मैं अपनी बात को रखूं और उसे ही सिद्ध सही कर दूं। तो ये सब बदलाव है। लोग एथेनॉल की फैक्ट्री डालने के लिए बहुत सारे निवेशक आए हैं बिहार में। तो बिहार की क्षमताओं को देखकर अब यहाँ बदलाव आ रहा है, लेकिन साथ में उद्योग को भी कैसे स्थापित किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश हो इसमें। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल क्यों है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये समय के साथ गड़बड़ाती गई, जो बहुत ही व्यवस्था धीरे धीरे बीच में, जबकि और काफ़ी यहाँ ख़राब हो गई थी। अब तो धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि अलग अलग जगह अस्पतालों को पुनः बनाया भी जाए। नए नए स्ट्रक्चर भी खड़े हो रहे हैं। लोगों का डॉक्टर्स की भी बहाली की जा रही है, नर्सेज की भी की जा रही है, सपोर्टिंग स्टाफ की भी की जा रही है, दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो सिस्टम एक टूट गया था, लेकिन ये मूलभूत व्यवस्था है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत आवश्यकता है किसी भी राज्य की। यह सही रहता है तो वहाँ परेशानियाँ कम होती हैं। लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित परेशानी से दूर होकर नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। वरना क्या होता है, बिहार का आप देखेंगे कि यहाँ पर से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत होता है। यहाँ के बच्चे जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, उनके माँ बाप उनके रहने का, खाने का सारा खर्च, वो पैसा तो वहाँ चला जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर शिक्षक खराब हैं। बिहार के शिक्षक जब पहली बार यहाँ पर कुछ सर, अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही रहता, आपने देखा होगा बाहर में या फिर राजस्थान हो या दिल्ली हो, वहाँ के कोचिंग संस्थान वाले बिहार के होते हैं, शिक्षक बिहार के होते हैं, स्टूडेंट बिहार के होते हैं, लेकिन सब कुछ हो रहा है बाहर में। ऐसा क्यों? इसका क्या वजह है? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि कुछ पुरानी हो गई। जब बिहार में वो पहले का राज था, जब जंगल राज के लोग बात कर रहे थे, कई शिक्षकों का यहाँ मर्डर हो गया, जो बहुत अच्छे शिक्षक थे, कोचिंग में भी बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे थे। इस कारण यहाँ के जो सबसे अच्छे टीचर्स थे वो निकल के कोटा जाने लगे। उनका डिमांड भी हो गया चूँकि टीचर अच्छे थे। और ये बिहार जबकि कोचिंग के लिए बहुत हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। यहाँ के बच्चे शिक्षा व्यवस्था के अलावा कोचिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं, विभिन्न कंपटिशनों में कम्पीट भी करते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी। ये जो होने लगा तो यहाँ के सबसे अच्छे अच्छे टीचर चले गए बाहर, शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर होने लगी। लेकिन अब पुनः अब देख रहे हैं कि यहाँ के कोचिंग संस्थानों में भीड़ हो रही है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई की ओर आमुख हो रहे हैं, न कि सब लोग वहीं कोटा जा रहे हैं और वहीं दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने का ट्रेंड तो काफ़ी घट गया। सर, आपने जंगल राज का चर्चा किया। अभी भी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं, चाहे शिक्षक हो, व्यवसायी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हो, सभी की हत्या दिन प्रतिदिन आप अखबारों में छपे रहते हैं, खबरें आती रहती है। कहाँ कोई सुरक्षित है सर? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था कहाँ तक सही है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पहले से बहुत बदली है। बड़ी आबादी है, चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन है, कहीं ना कहीं रिच पुअर कॉन्फ्लिक्ट है। जो समाज का वैसा तबका जिसके पास सब कुछ है, हैव है, और जो हैव नॉट है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं। आबादी बहुत बड़ी। लेकिन पहले जो हम लोगों ने देखा हुआ है कि 6 बजे लोग शादियों में बुलाया जाता था, 7 बजे आ जाते थे, 6 ही बजे, और न्योता दे करके घर लौट आते थे। वो चीज़ अब बंद हो गई है। लोग 10 बजे 11 बजे तक घूम रहे हैं। हम लोग बिहार में भी घूमते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और बाहर से आकर व्यवसायी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में पुणे से आए थे, वो मिले मुझसे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहते हैं यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। विभिन्न विभागों में लोग बहुत ही हमारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करने को भी तैयार हैं, जो पहले होता नहीं था। मात्र आधे से 1 घंटे के बारिश में
पटना वाटर पार्क में तब्दील हो जाता है, आखिर क्यों? देखिए, आपको बता दूं, पटना के जिलाधिकारी महोदय से अक्टूबर के महीने, अक्टूबर नवंबर ठंड बढ़नी शुरू हुई थी, कोरोना का प्रभाव घटा था, तभी हमने मुलाकात की थी। उन्हें कहा भी था कि पटना में जो ये जल जमाव की समस्या होती है, उसके लिए जल निकासी का काम आप अभी ही करवा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार जब बारिश शुरू होने का समय आ जाता है तो वही बाहर निकाला हुआ गाद या गंदगी जो भी होती है वो वापस नाले में चली जाती है। उन्होंने काम पे हाथ भी लगा दिया, इसमें कोई शक नहीं। तब तक आ गया ये कोरोना काल। आप देखे होंगे एक ज़माने में लोग परेशान थे 2-3 महीने पहले इस बात से, ये जो कोरोना 2 का फेज़ आया उसके पहले, कि पूरे पटना का रोड, जो यहाँ की भाषा में कहा जाता है कि कोड़ा गया है, कोड़ दिया गया था। लेकिन काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। कोरोना आ गया, थोड़ा ध्यान उधर से हट के दूसरी चीज़ों पर चला गया। लेकिन फिर भी इस बार की बारिश में ये देखा गया है कि पानी फिर निकल भी जा रहा है तेज़ी से। जो पिछली बार जो हुआ था वैसा नहीं हुआ कि राजेंद्र नगर में पानी है तो लगाई, एक फ्लोर पानी लगा हुआ है जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया हो, ऐसी बात नहीं हुई इस बार। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। ये तो तमाम मुद्दा पे दीपक ठाकुर जी का ओपिनियन था। आप लोग इन मुद्दों पे क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करें। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।